हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सिंह करता हूं आपका स्वागत आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज़ अमित क्लासेस फॉर इकोनॉमिक्स में। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ एन अप्रेजल ऑफ एलपीजी पॉलिसीज़ कि इकोनॉमी के अंदर जो एलपीजी रिफॉर्म्स यूज़ किए गए हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उसका इकोनॉमी पे जो है हमारा इम्पैक्ट क्या रहा है, हम उसको जो है इस वीडियो में क्या करेंगे, चेक करेंगे। जब भी हम बात करेंगे अप्रेजल की तो देर आर टू थिंग्स दैट वी हैव टू डिस्कस। वन इज मेरिट, कि जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं इकोनॉमी के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए हैं उनकी मेरिट्स क्या हैं, और सेकंड वन इज डीमेरिट। तो जो ये रिफॉर्म्स थे उनकी डीमेरिट्स क्या हैं। जैसे आप ये दोनों चीज़ें जो हैं ठीक ढंग से सीख जाएंगे तो क्वेश्चन जो है शायद जो है इस तरीके से भी आ सकता है, क्रिटिकली इवेलुएट द एलपीजी पॉलिसीज। जब भी क्रिटिकली कोई भी चीज़ आपसे एग्जामाइन करने की बात की जाए तो आपको जस्ट जो है मेरिट्स एंड डिमेरिट्स दोनों के बारे में क्या करना है, डिस्कशन करना है। तो आइए करते हैं डिस्कस अपने टॉपिक को वन बाय वन। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारे सामने आएगा वो है वाइब्रेंट इकोनॉमी। कि एलपीजी की वजह से जो हमारी इकोनॉमी का जो स्टेटस है, जो पहले हम जो है पढ़ के आए थे, जो प्रीवियस चैप्टर्स उसमें हम पढ़ के आए थे कि इकोनॉमी जो है जो ब्रिटिशर्स से जो हमें मिला इंडियन, वो एक किस्म से बैकवर्ड इकोनॉमी था, एक किस्म से स्टैग्नेंट इकोनॉमी था। दोनों ही जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये शो करती थी कि जो इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो काफ़ी कम है। और उस टाइम पे अगर हम जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो वो था नियर अबाउट 0.5%। जीडीपी को बढ़ाने के लिए काफ़ी एफर्ट्स किए गए और इंडिया में जो है 1950 में जो है प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश किया गया और उसके बाद जो है 5 ईयर प्लान्स इम्प्लीमेंट किए गए जिसका मकसद यही था कि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो क्या हो, बढ़े। और अगर हम ड्यूरिंग जो है प्लानिंग की बात करते हैं पीरियड 1991 के 1991 से पहले तक जो है हम जो है 0.5% जो जीडीपी ग्रोथ है उसको कहाँ तक बढ़ा पाए, तो जो एवरेज ग्रोथ है वो हम क्या लेके आ पाए, सिर्फ 4 to 5%। तो ये जो ग्रोथ है ये इकोनॉमी के अंदर जो पॉवर्टी है या जो बैकवर्डनेस है इसको दूर करने के लिए जो है एक किस्म से नाकाफ़ी साबित हुई। एक सफिशेंट ग्रोथ हम इसको नहीं बोलेंगे। तो इसके लिए माना गया कि जो है अगर हमें ग्रोथ को अगर बढ़ाना है तो कम से कम हमारे पास 7 से 8% की जो है जीडीपी ग्रोथ जो है होनी चाहिए। तो जैसे ही एलपीजी जो है रिफॉर्म्स इकोनॉमी के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए तो हमारी जो इकोनॉमी है वो बैकवर्ड और स्टेगनेंट का जो स्टेटस था उसको छोड़ गई। क्यों? क्योंकि जो जीडीपी ग्रोथ है ड्यू टू न्यू रिफॉर्म्स या एलपीजी पॉलिसीज हम लेके आ पाए 8%। तो ऑन एन एवरेज अगर हम ग्रोथ की बात करें आफ्टर 1991 तो एक वाइब्रेंट इकोनॉमी के अंदर हम कन्वर्ट हुए और वो इसकी वजह से था क्योंकि जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट है वो काफ़ी बढ़ गई। न सिर्फ जीडीपी ग्रोथ की अगर हम बात करें बल्कि बात करें पर कैपिटा इनकम की, तो पर कैपिटा इनकम में भी जो है काफ़ी इंक्रीमेंट आया और ये मान के चल सकते हैं कि 6% के नियर अबाउट जो है हमारी पर कैपिटा इनकम के अंदर क्या आया, ग्रोथ आया। तो ये जो है कुछ बेनिफिट्स मिले इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेंट इकोनॉमी की अगर हम बात करें। नेक्स्ट पॉइंट को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? दैट इज स्टिमुलेट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। मतलब कि इससे पहले की अगर हम जो है इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करें तो कुछ इस तरीके का था कि गवर्नमेंट ने जो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर क्या कर रखे थे, लाखों जो है तरह के जो है रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर रखे थे। उनको लाइसेंस लेना पड़ता था, परमिशन लेनी पड़ती थी, कैपेसिटी के ऊपर बहुत से प्रोडक्ट जो हैं वो रिजर्व कर दिए थे कि अगर आप कुछ स्पेशल लाइन के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में जो है क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। साथ ही ये भी डिस्क्राइब किया हुआ था कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो कहाँ पे लगाई जाएंगी, वो एरिया भी जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो है डिफ़ाइन होता था। तो इन कंडीशंस की वजह से क्या था कि जो इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ हमारी होनी चाहिए वो नहीं हो पाई थी। तो यहाँ पे जब जैसे ही हमने जो है एलपीजी रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया तो इसका जो सबसे पहला इम्पैक्ट ये आया कि जो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो काफ़ी रफ्तार से बढ़ा। क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को क्या कर दिया गया था, फ्री कर दिया गया था। अब उनको जो है अननेसेसरी जो है प्रेशर्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी, परमिशंस की रिक्वायरमेंट नहीं थी। लाइसेंसिंग सिस्टम एक किस्म से ख़त्म कर दिया गया। सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिनको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी, सबसे हटा लिया गया। इसके अलावा जो है पब्लिक सेक्टर को भी क्या कर दिया गया था, कॉन्टेक्ट कर दिया गया। तो सिर्फ 2 ही इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे रेलवे की बात कर लेते हैं और
एटॉमिक एनर्जी की बात कर लेते हैं, इसके अलावा सभी चीज़ें जो है प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई। तो ये जो है प्राइवेट जो है इन्वेस्टमेंट उसको बूस्ट करने वाली जो है एक्टिविटीज़ साबित हुई। और इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आया है वो आया है हमारे देश के अंदर आईटी इंडस्ट्रीज़ के अंदर। जो आईटी इंडस्ट्री जो हमारी जो आज एक ग्लोबल रिकॉग्निशन जो है ले पाई है, वो सिर्फ ले पाई है ड्यू टू एलपीजी पॉलिसीज़ या न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म या लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट डिस्कस करते हैं तो वो क्या है, दैट इज़ चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट। चेक मीन्स कम करना। अगर हम इससे पहले की बात करें तो गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट था वो था जीडीपी का नियर अबाउट 8.5%, कि जो भी गवर्नमेंट ने जो है एक किस्म से बोरोइंग की है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट की बोरोइंग्स को, और वो क्या आता है जीडीपी का 8.5%। ये हम बात करते हैं रिफॉर्म से पहले की। और इसका मीनिंग क्या है कि अगर किसी देश ने 100 रुपये कमाए हैं तो उसमें से 8.50 रुपये एक किस्म से गवर्नमेंट की बोरोइंग है। और ये क्या करने वाला था, जो आने वाली जनरेशन है उसके ऊपर जो है एक बर्डन बढ़ाने वाला था, क्योंकि ये आपकी एक लाइबिलिटी की तरह होता है, क्योंकि बोरोइंग प्लस इंटरेस्ट दोनों ही आपकी लाइबिलिटीज़ को बढ़ाएंगी। तो आने वाले टाइम में हो सकता है आपको अपने रिसोर्सेज बेचने पड़े। तो ड्यू टू दीज रिफॉर्म्स क्या हुआ है कि जो ये फिस्कल डेफिसिट जो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर था कि इसको कम किया जाए किसी भी तरीके से, उसको हम कम कर पाए। और अभी अगर हम बात करें तो ये नियर अबाउट जो है 3.5% है जीडीपी के, और इसको और भी कम किया जा रहा है कि जो टारगेट है वो ये है कि 3% किससे जो है ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट नहीं होना चाहिए। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि टारगेट जो है उसके नज़दीक पहुँचे हैं, लेकिन टारगेट पूरी तरीके से जो हम अचीव नहीं कर पाए रिगार्डिंग रिडक्शन इन फिस्कल डेफिसिट। लेकिन फिर भी जो हम ये बता सकते हैं कि ड्यू टू एलपीजी रिफॉर्म्स क्या हुआ है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम कंट्रोल कर पाए हैं गवर्नमेंट की बोरोइंग्स को, फिस्कल डेफिसिट को। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट चेक करें तो वो है हमारे पास एक चेक ऑन इन्फ्लेशन। तो अगर हम 1991 से पहले की अगर हम बात करते हैं तो इन्फ्लेशन जो है काफ़ी ज़्यादा है। इन्फ्लेशन का मतलब है परसिस्टेंट राइज इन प्राइसेस, कि जो प्राइस लेवल है इकोनॉमी के अंदर वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली जो है फॉर ए लॉन्ग पीरियड टाइम से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ऐसी कंडीशन के अंदर क्या है, जो पुअर सेक्शन है उसको जो है सबसे बड़ा लॉस आता है, क्योंकि शायद वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि चीज़ें उसके बजट से बाहर जा चुकी हैं। और अगर हम इन्फ्लेशन रेट को अगर हम चेक करें तो ये जो रेट जो रेंज था ये था 6 to 9% रिफॉर्म से पहले, 1991 से पहले। लेकिन जैसे ही ये रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा है, तो उसकी वजह से जो है इन्फ्लेशन जो है ऑन एन एवरेज जो है वो क्या गया है 3.4% के आसपास जो इन्फ्लेशन है। हाँ, ज़्यादा है काफ़ी अभी भी, नो डाउट, लेकिन हम इसको 9% से 3% पे लेके आ पाए। ये जो अचीवमेंट है इसका जो है अगर हमें क्रेडिट देना हो तो ये हम किसको देंगे, जो हमारी जो एलपीजी पॉलिसीज़ है उनको दिया जा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपको इन्हीं को क्या करना है, एक किस्म से हेडिंग्स के अंदर क्या करना है, याद करना है। और कुछ बेसिक जो डाटाज है वो आप क्या कर सकते हो अपने आंसर में जो है प्रोवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम चेक करें तो अब जो आता है वो है कंज्यूमर सॉवरेनिटी। मतलब कंज्यूमर सॉवरेनिटी का मतलब है कंज्यूमर जो है वो मार्केट में क्या है, किंग है। और किंग मतलब कंज्यूमर की चलती है, जैसा कंज्यूमर मार्केट में डिमांड करेंगे वैसी चीज़ें जो है क्या कर दी जाएंगी, प्रोड्यूस कर दी जाएंगी। तो इस तरह का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो शायद ये इस तरीके से समझा जाता है कि ये एफिशिएंट सिस्टम है, क्योंकि रिसोर्सेज जो है उन्हीं चीज़ों के प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं जो सोसाइटी में रिक्वायर्ड है, जो कंज्यूमर्स क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। और उन चीज़ों को जो है प्रोड्यूस नहीं किया जाता जहाँ पे एक किस्म से ये मान के चलें कि जो सोसाइटी में जो है डिज़ायरेबल नहीं है। तो ये एक जो है बेनिफिट मिला है। इस पॉलिसी का जो है एक और जो है इम्पैक्ट जो है इस कैटेगरी में रहा कि जो हाउस होल्ड जो एक्सपेंडिचर है उसमें जो है काफ़ी जो है टाइम जो है इंक्रीमेंट आया है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि अगर हाउस होल्ड्स का अगर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो आप ये सीधा जो है जोड़ सकते हैं टू द वेलफेयर स्टेटस ऑफ द पीपल, कि लोग अगर अपने हेल्थ पे या अपनी जो है रिक्वायरमेंट्स पे या गुड्स एंड सर्विसेज पे पैसा खर्च करेंगे तो इसका मतलब यही है कि उनके वेलफेयर में क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। तो हम ये जो है लाइन जो है यहाँ पे अटैच कर सकते हैं कि ड्यू टू न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म या एलपीजी पॉलिसीज़ लोगों का क्या हुआ है, वेलफेयर बढ़ा है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट चेक करते हैं तो वो आता है हमारा सब्सटेंशियल इंक्रीज़ इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कि जो इकोनॉमी के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है, स्टॉक ऑफ फॉरेन करेंसी जो हमें चाहिए अपने एक किस्म से
जो डेब्ट्स हैं उनको पे करने के लिए, या जो इंपोर्ट्स जो हम करते हैं उसकी पेमेंट के लिए। उसका अगर हम स्टॉक बात करें अगर 1991 से पहले, तो ये हमारे पास सिर्फ 10 दिन के लिए था, फॉर 10 डेज़ ओनली, कि हम अपने 10 दिन की जो है क्या कर सकते थे, जो इंपोर्ट्स अगर हमने किए हैं तो उसकी पेमेंट कर सकते थे। उसके बाद हमारे पास जो है फॉरेन एक्सचेंज जो है वो नहीं होता। और यह भी एक जो है बड़ा जो है एक रीज़न रहा था कि जिसकी वजह से जो हमें क्या करना पड़ा था, एलपीजी पॉलिसी को जो है इंट्रोड्यूस करना पड़ा था हमारी इकोनॉमी के अंदर। और इसका अल्टीमेट रिजल्ट ये आया है कि क्योंकि ये पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई जिससे ग्लोबलाइजेशन आया है, बाहर से जो है एफडीआई के रूप में, एफआईआई के रूप में जो है पैसा देश के अंदर आया है। तो इसकी वजह से हमारे पास जो आज अगर हम बात करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज जो का स्टॉक जो है, रिजर्व जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है। नॉर्मली जो है 3 to 6 मंथ की हम बात कर लेते हैं, तो इतना हमारे पास जो है फॉरेन एक्सचेंज जो है वो अवेलेबल है कि अगर हम 91 से पहले के साथ कंपैरिजन करते हैं तो काफ़ी मल्टीपल टाइम जो है ये बढ़ गया है। और जब भी एक किस्म से फॉरेक्स जो रिज़र्व जो है किसी इकोनॉमी के अंदर बढ़ते हैं तो ये एक इकोनॉमी की जो है कॉन्फिडेंस को जो है रिप्रेजेंट करते हैं कि ग्लोबल जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये मान के चलते हैं कि अगर किसी देश के पास फॉरेन एक्सचेंज का स्टॉक अगर अवेलेबल है, सही क्वांटिटी में है, तो वो जो लोग हैं वो क्या करेंगे, उन इकोनॉमीज़ के अंदर क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे। और अगर ऐसा करेंगे तो शायद वहाँ पे जो है क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट या जो पॉवर्टी जो कंडीशंस हैं उनमें क्या आएगा, कुछ फॉल आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी, पॉवर्टी ख़त्म होगी। तो इंडिया जो है ग्लोबल मार्केट के अंदर जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उनको जो है ऐसे इंडिकेशन देने में कामयाब रहा ड्यू टू एलपीजी पॉलिसीज़। तो ये एक जो है मेरिट रही एलपीजी पॉलिसी की। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करते हैं तो वो है फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अब हमारे पास जो है फॉरेन एक्सचेंज का स्टॉक अच्छा है। कोई भी इन्वेस्टर अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो एक किस्म से कॉन्फिडेंस के साथ आ सकता है, क्योंकि जो भी वो पैसा अर्न करेगा तो उसको पे करने के लिए हमारे पास जो है एक किस्म से पैसा अवेलेबल है, फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबल है। तो इसका अल्टीमेट रिज़ल्ट ये आया है कि एक तो पैसा था हमारे पास उनको पे करने के लिए, दूसरा जो है इकोनॉमी को ओपन किया गया, उनको फैसिलिटीज़ वगैरह दी गई। तो इसकी वजह से जो पहले जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए कतराते थे एक किस्म से फॉरेनर, वो अब जो है वो क्या करने लगे हैं, इंडिया में इन्वेस्ट करने लगे हैं। और ये चीज़ें जो है क्या करेंगे, इंडिया की जो है स्टेटस को और बढ़ाने वाली है। और एक थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ ध्यान रखें कि जो इन्वेस्टमेंट है वो दो तरीके से आया है, वो इन टर्म्स ऑफ एफडीआई भी आया है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आया है कि यहाँ पे उन्होंने जो है प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ स्टार्ट की, और इन टर्म्स ऑफ एफआईआई भी आया है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी आया है। जो हम ये कह सकते हैं जो एग्जिस्टिंग जो हमारी फर्म्स थी वहाँ पे जो है क्या है, शेयर बॉन्ड्स वगैरह के अंदर क्या किया है, फॉरेनर्स ने पैसा इन्वेस्ट किया है। और इस फ्लो के बढ़ने का इंडियन इकोनॉमी को दो तरीके से फ़ायदा हुआ है। पहला जो हमें बेनिफिट मिला है वो मिला है कि जो इंडियन इकोनॉमी थी उसके पास सरप्लस इन्वेस्टमेंट नहीं था कि वो इन्वेस्ट कर पाए, क्योंकि लोगों की जो है सेविंग कम थी। दूसरा जो है हमारी जो टेक्निक जो है वो आउटडेटेड हो चुकी थी, ऑब्सोलीट हो चुकी थी, पुरानी हो चुकी थी, और ऐसी चीज़ों की जो है अब इंटरनेशनल मार्केट में कोई जगह नहीं थी। तो अब एफडीआई आने लगा है, तो एक तो इकोनॉमी के अंदर जो है सरप्लस अवेलेबल है जिसको री इन्वेस्ट किया जा सकता है, पैसा है। और अगर ये एफडीआई आएगा तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे काम करके इनकी टेक्निक्स वगैरह को भी सीखेंगे और अपने जो मेथड्स हैं उनको क्या करेंगे, इनोवेट करेंगे। तो ये जो बेनिफिट मिला है ये मिला है सिर्फ ड्यू टू एलपीजी पॉलिसीज़। अगर शायद ऐसा नहीं होता तो हम शायद दुनिया से काफ़ी पीछे पिछड़ चुके होते। तो इसको हम क्या करते हैं, मेरिट के अंदर जो है काउंट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो इंडिया को क्या मिली है, एक रिकॉग्निशन मिली है। इंडिया ने एक अपनी पहचान जो है कमाई है, और वो पहचान कमाई है एज एन एमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। तो आज अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो आज जो है इंडिया वैसा नहीं है जैसा पहले था। अब हम जो है एक एमर्जिंग इकोनॉमिक पावर में कन्वर्ट हो चुके हैं। हमारी जो इकोनॉमिक रैंकिंग है उसमें इम्प्रूवमेंट आया है, और दुनिया के लगभग सभी देश जो है वो एक किस्म से इंडियन जो इकोनॉमी है उस पर विश्वास करते हैं। जो देश पहले इंडिया को जो है ग्लोबल जो मंच है, जो ग्लोबल स्टेज है वहाँ पे शायद एक्सेप्ट नहीं करते थे, वो आज एक किस्म से इंडिया को क्या करने लगे हैं, फॉलो करने लगे हैं। तो इसका भी जो है क्रेडिट किसको दिया जा सकता है, एलपीजी पॉलिसीज़ को दिया जा सकता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्या कॉन्सेप्ट है, तो नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो वो आता है शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू कम्पिटिटिव मार्केट।
इससे पहले का जो हमारा स्ट्रक्चर था वो कुछ ऐसा था, जहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया था, डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट कर दिया था कि शायद वो ये मान के चल पड़े थे कि अब उनको जो है कस्टमर्स की जो है परेशानी नहीं रहेंगी और लाइफ लॉन्ग वो क्या करते रहेंगे, आराम से बिज़नेस करते रहेंगे। तो कभी उन्होंने इनोवेशंस के ऊपर जो है काम नहीं किया, मेथड्स के ऊपर काम नहीं किया कि मेथड्स को जो है ठीक किया जाए, कॉस्ट कटिंग पे ध्यान नहीं दिया, कंज्यूमर्स की डिमांड की तरफ ध्यान नहीं दिया। और उसका रिज़ल्ट ये था कि वो धीरे धीरे एक किस्म से महसूस करने लगे थे कि उनकी जो है इकोनॉमी के अंदर मोनोपोली है और वो इसी को क्या करते रहेंगे, एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही जो है एलपीजी जो पॉलिसीज़ हैं उनको इंट्रोड्यूस किया, तो सबसे पहला स्ट्रक्चर यही आया कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी उनको कंपटीशन फेस करना पड़ा जो फॉरेन कंपनीज हैं उनके साथ। और वहाँ पे उन्होंने देखा कि वो कितने जो है टेक्निक के मामले में, क्वालिटी के मामले में काफ़ी पीछे हैं और इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट चाहिएगा। तो एक किस्म से हम ये कह सकते हैं कि एक इन्वायरमेंट में बदलाव आया और अब हमारे देश में जो है मोनोपोली एक किस्म से नहीं चलती, वो एक किस्म से कम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर है, जहाँ पे कंज्यूमर्स को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला है। क्योंकि जो डिफरेंट जो कंपनीज़ होंगी वो अगर आपस में कंपटीशन करेंगी तो शायद वो अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगी, प्लस जो है अपने प्रोडक्ट को क्या रखेंगी, मार्केट में जो है एक किस्म से लो प्राइस पे जो है अवेलेबल करवाएंगी ताकि कंज्यूमर्स को क्या मिले, बेनिफिट मिले। और इसका एग्जांपल आप जो है एक किस्म से मोबाइल जो कंपनीज़ हैं जो मोबाइल फ़ोन वगैरह प्रोड्यूस करती हैं, कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे बड़ा इनोवेशंस आया है और टेक्निक जो है इस कदर जो है इम्प्रूव हो चुकी है कि डे बाय डे जो आपको नज़र आएगा कि हर चीज़ का जो है प्राइस जो है एक किस्म से इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें तो वो कम होता जा रहा है और कंज्यूमर्स की बजट में वो चीज़ें आती जा रही। तो ओवरऑल जो है ये जो है जो पॉइंट्स थे ये जो है मेरिट्स के रूप में आते हैं। तो इनका जो है अगर हम ब्रीफ अगर हम बात करें तो ये हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी के अंदर डाइवर्सिफिकेशन आया है और चीज़ें जो हैं वो काफ़ी कम प्राइसेस पे मिल गई हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया है, गवर्नमेंट भी जो है अपनी बोरोइंग्स को क्या कर पाई है, कंट्रोल कर पाई है। तो ये सभी जो है पॉजिटिव पॉइंट्स इकोनॉमी को मिले और आज जो है हम एक किस्म से इंडस्ट्री के मामले में जो है 10th लार्जेस्ट जो इकोनॉमी के अंदर जो है हम शामिल होते हैं। तो क्या अब यहाँ पे ये मान लिया जाए कि जो है कि ये जो एलपीजी जो पॉलिसीज़ थी ये एक किस्म से इतनी मेरिट्स लेके आई हैं, तो क्या इनके अंदर कोई डीमेरिट्स नहीं है? तो आंसर आता है ऐसा नहीं है। असल में जो ये जो एलपीजी पॉलिसीज़ हैं ये एक किस्म से हमारे ऊपर एक प्रेशर को ही शो करती हैं, क्योंकि जो पर्सनल इंटरेस्ट के साथ इनको जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। फॉरेन जो कंट्रीज़ हैं उनके प्रेशर में जो है क्या किया गया था, इनको अप्लाई किया गया था इकोनॉमी के अंदर, इंडियन इकोनॉमी के अंदर। तो जब प्रेशर की बात करते हैं तो सीधी सी बात है, सारे जो एक किस्म से मेरिट्स होंगी वो हमारे फेवर की नहीं हो सकती, क्योंकि जो लोग इनको अप्लाई करवाना चाहते हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर उनके भी पर्सनल इंटरेस्ट होंगे, शायद वो भी कुछ अर्न करना चाहते होंगे। तो अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि कौन से ऐसे पॉसिबल लॉसेस हैं जो हमें हुए हैं ड्यू टू एलपीजी पॉलिसीज़ और क्या दिक्कतें जो हैं इकोनॉमी को फेस करनी पड़ी है और हम किस रास्ते की तरफ जो है चल रहे हैं। तो आइए करते हैं चेक उसको। तो जब यहाँ पे हम आते हैं टॉपिक पे तो हमारा टॉपिक का जो हेडिंग है, टाइटल जो है वो बन जाता है डीमेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसीज़। जो एलपीजी पॉलिसीज़ हैं उसकी डीमेरिट्स क्या हैं? तो जो सबसे पहला अगर आपको दिखाई देगा तो वो आएगा नेगलेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। आप ये मान के चलें कि जो एलपीजी पॉलिसीज़ आई हैं वो सिर्फ आई हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर। इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं तो इसके पीछे एक लॉजिक भी है, क्योंकि ये एक किस्म से एक मजबूरी में जो है कंपल्सन में जो है इन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया था हमने हमारी इकोनॉमी के अंदर, किन्होंने जो है इनको हमारे ऊपर इम्पोज किया था। तो ये वो देश थे जो डेवलप्ड थे। डेवलप्ड नेशंस का जो है ये किस्म से ऑब्जेक्टिव था कि वो इंडिया में क्या क्या जो है क्या कर पाएँ, एलपीजी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवा पाएँ, क्योंकि वहाँ पे क्या था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे जो इंडस्ट्री लगी हुई है उनको दो तरह की दिक्कतें आ रही हैं कि एक तो रॉ मटेरियल जो है उनको नहीं मिल पा रहा, दूसरा जो है जो चीज़ें रॉ मटेरियल अगर अरेंज करके प्रोड्यूस कर दी गई हैं तो इस अमाउंट में है, उनको मार्केट नहीं मिल पा रहा। तो इंडिया जो है वो एक जो है बेटर जो है सोर्स बन सकता है रॉ मटेरियल का और एक एक अच्छी मार्केट जो है वो बन सकता है जो डेवलप्ड कंट्रीज ने जो चीज़ें प्रोड्यूस की उनके लिए। तो उनको क्या करना था, इंडियन इकोनॉमी को ओपन करना था और ओपन इस तरीके से करना था कि वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को क्या कर पाएँ, यहाँ एस्टेब्लिश कर पाएँ। यहाँ पे उनको एक टारगेट और जो है एक अच्छा जो है बेनिफिट ये मिला कि अगर ये इंडस्ट्री जो है डेवलप्ड नेशन में लगती है तो वहाँ पे आती है पॉल्यूशन की प्रॉब्लम,
और जो रिसोर्सेज हैं उनकी वेस्टेज की प्रॉब्लम। अगर ये इंडस्ट्रीज़ कहाँ शिफ्ट हो जाती हैं, इंडिया में शिफ्ट हो जाती है और मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होती है, तो पॉल्यूशन और जो एक किस्म से जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज की जो वेस्टेज की हम बात करेंगे, डिफॉरेस्टेशन की बात करेंगे, ये सभी प्रॉब्लम्स किसको फेस करनी पड़ेंगी? ये करनी पड़ेंगी इंडिया को फेस। तो मतलब नुकसान किसका है? ये इंडिया का रहेगा। और जो चीज़ें एक किस्म से प्रोड्यूस की जाएंगी उनके ऊपर लगेगा कि ये तो मेड इन इंडिया है, तो लोग क्या करेंगे? इनको परचेज़ भी करेंगे, यूज़ करेंगे अपने लाइफस्टाइल के अंदर, और यहाँ पे वो क्या कर पाएंगे? एक किस्म से अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। रिफॉर्म से पहले जो है, जब चीज़ें जो हैं डेवलप्ड नेशन से हमारे देश में आती थी या डेवलप्ड नेशन हमें एक्सपोर्ट करते थे, तो उस कंडीशन पे इंडिया ने क्या कर रखा था? काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस जो है इम्पोज कर रखी थी कि उनके इंपोर्ट्स पे टैक्स वगैरह लगा दिए, इंपोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह इम्पोज कर दी। तो इस वजह से उनके प्रोडक्ट्स महंगे हो जाते थे, लेकिन इस प्रोसेस के तहत उनको क्या मिलेगा? काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। एक तीर से काफ़ी शिकार कर गए, अपने देश के जो है एनवायरनमेंट को इम्प्रूव कर गए, इकोनॉमिक रिसोर्सेज को जो है मेंटेन कर गए, बचा गए, सेव कर गए, और प्लस जो है एक्सपोर्ट के नाम पे जो टैक्स वगैरह पे करते थे, ठीक है जी, वो उनको अब पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो वहीं पे जो है क्या करें? मैन्युफैक्चरिंग करें। हमें सिर्फ एक जो है चीज़ दिखाई गई कि वो जब यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, फैक्ट्री वगैरह लगाएंगे, तो हमारे लोगों को क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। लेकिन हम यहाँ पे ये भूल गए कि जो डेवलप्ड नेशन है वो तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के फेवर में आते हैं, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक एक ऐसी मेथड्स की हम बात करते हैं जहाँ पे लेबर की रिक्वायरमेंट क्या होती है? कम से कम होती है। तो जितना इन्वेस्टमेंट आएगा शायद उस क्वांटिटी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी, और ये हुआ भी है, और हम ये आज देख भी रहे हैं कि देश में जो है अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आज भी है। और रिफॉर्म्स को जो है इम्प्लीमेंट किए हुए हमें जो है लगभग 29 ईयर्स जो हैं हो चुके हैं, और हम जो सोच रहे थे जिन टारगेट्स को हम अचीव कर लेंगे वो अभी तक अचीव नहीं कर पाए। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं काम करेंगे। तो जो सारा फोकस है वो किस पे है? वो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर है। इंडस्ट्रीज़ को वो एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको अपनी इंडस्ट्रीज़ को क्या करना है? शिफ्ट करना है। जबकि इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारा जो है अभी भी 40% से ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है? एग्रीकल्चर सेक्टर में है, और एग्रीकल्चर सेक्टर को कम्प्लीटली जो है इग्नोर कर दिया गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको किसी तरह का कोई इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आएगा कि कोई जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता हो और वो आपके एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे हम ये मान के चले हैं कि अगर 40% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और वहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो हम अपनी इकोनॉमी की जो पॉवर्टी या जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो इन एलपीजी पॉलिसीज़ के थ्रू जो है सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि एग्रीकल्चर को जब तक हम इम्प्रूव नहीं करेंगे तब तक इकोनॉमी के अंदर बेस जो है वो क्रिएट नहीं होगा, और बेस अगर क्रिएट नहीं होगा तो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पे नहीं आ सकता। और इसका डाटा आप जो है चेक कर सकते हैं कि जो हमारी जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रही है रिफॉर्म पीरियड वो सिर्फ 2 से 3% रही है, जबकि रिफॉर्म से पहले हमने जो है 4 से 5% की जो ग्रोथ जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अचीव की थी। इसका एक रिज़ल्ट और आया है कि जो रूरल एरिया है हमारा, जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, और जो अर्बन एरिया है जो एक किस्म से इंडस्ट्रीज़ वगैरह पे डिपेंड है, उसके बीच में गैप काफ़ी बढ़ गया है कि अर्बन एरिया जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है, वहाँ पे डेवलपमेंट और आपको न्यू इम्प्रूवमेंट्स नज़र आएंगे, लेकिन रूरल एरिया में जो है आपको इस तरह की कोई इम्प्रूवमेंट्स जो है नज़र नहीं आएंगे। तो ये जो है एक ड्रॉबैक हम मान सकते हैं कि भाई एलपीजी पॉलिसीज़ ने क्या किया है? एग्रीकल्चर को इग्नोर कर दिया, मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन को क्या कर दिया है? इग्नोर कर दिया है, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट के चांसेस नहीं है। यहाँ पे हम एक चीज़ और जो है चेक कर सकते हैं रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, वो ये कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो उसको जो है कुछ पॉइंट से हम समझ सकते हैं। जैसे पहला अगर मैं आपके सामने पॉइंट मेंशन करता हूँ तो ये है कि एग्रीकल्चर को अगर नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, उसको ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो एग्रीकल्चर क्या करता है? वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज़ को। तो एग्रीकल्चर अगर डेवलप नहीं होगी तो इंडस्ट्रीज़ के लिए जो है रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमसे जो है एक टेक्निकल मिस्टेक हो गया कि एग्रीकल्चर को जो है नेगलेक्ट कर दिया। तो आने वाले टाइम में जो है हमें अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए जो है रॉ मटेरियल की जो है अवेलेबिलिटी में जो है दिक्कतें महसूस करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट जो है वो है प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लेबर सप्लाई। तो एग्रीकल्चर क्या करती है? एक किस्म से लेबर सप्लाई का बड़ा सोर्स है। जो हमने देखा था कि 40% से ज़्यादा वर्कफोर्स हमारा कहाँ है? एग्रीकल्चर के अंदर काम करता है।
तो अगर एग्रीकल्चर डेवलप होगा, एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तभी जो है ये लेबर निकल के कहाँ पे आएगा, इंडस्ट्रीज़ की तरफ आएगा। और शायद हम जो है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के उनकी प्रोडक्टिविटी को भी क्या कर पाएंगे, हम बढ़ा पाएंगे। थर्ड अगर हम बात करें तो वो आता है एक किस्म से कि ये है सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ डिमांड। इंडस्ट्रीज़ में जो भी चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, तो अगर वो हमें सेल करना है, बेचना है, तो सीधी सी बात है लोग ही उनको परचेज़ करेंगे। वो लोग परचेज़ करेंगे जिनके पास पैसा है। और हमारा ज़्यादातर तो लोग जो हैं वो किस पे हैं, एग्रीकल्चर पे डिपेंड हैं। और एग्रीकल्चर अगर हमने नेगलेक्ट कर दिया तो लोगों के पास पैसा कहाँ से आएगा, और अगर पैसा नहीं है तो वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे कैसे। तो यहाँ पे हमने एक किस्म से एक ऐसे साइकिल के अंदर हम चले गए हैं कि अगर एग्रीकल्चर को हम डेवलप नहीं करेंगे तो धीरे धीरे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो हमें नज़र आता है वो भी क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो ये जो है एलपीजी रिफॉर्म्स की जो है क्या रही है, सबसे बड़ी ड्रॉबैक रही है। हमने एग्रीकल्चर को इग्नोर नहीं करना चाहिए था, जो कर दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो आता है अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। कि जो भी आप ये देखेंगे कि जो रिफॉर्म्स के अंदर जो है इंडस्ट्रीज़ जो है एस्टेब्लिश की गई हैं, ख़ासतौर से एमएनसीज़ की अगर हम बात करें, तो ये सभी जो हैं ये एस्टेब्लिश हुई हैं नियर अबाउट अर्बन एरियाज़। जो अर्बन एरिया है वहाँ पे इनको एस्टेब्लिश किया गया। तो जो भी जो बेस्ट फैसिलिटीज़ की हम बात करेंगे या मॉडर्न फैसिलिटीज़ की बात करेंगे, वो सारी की सारी अर्बन एरिया को दे दी गई है। रूरल एरिया जहाँ पे हमारा 70% जो एक किस्म से पॉपुलेशन रहता है हमारा, उसको क्या कर दिया गया है, एक किस्म से रिसोर्स लेस कर दिया गया है, फैसिलिटी लेस कर दिया गया है। तो ये जो है इसका जो है दिक्कत रहा। और इसका जो है एक इम्पैक्ट और आया इकोनॉमी के अंदर, उसको हम जो है नेक्स्ट पॉइंट से देख लेते हैं। वो है हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल ड्यूअलिज्म। मतलब क्योंकि 70% लोग जो गांव में रहते हैं उनको इग्नोर कर दिया गया है, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। 30% के आसपास लोग जो अर्बन एरिया में रहते हैं वहाँ पे सारी तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो ये जो लोग हैं वो पहले से ही जो है एक बेटर जो है इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर जो है काम करते थे, और इनकी हालत पहले से ही जो है ख़राब थी। तो क्या हुआ है, पुअर जो है वो और पुअर हुआ, और रिच जो है वो और रिच हुआ। तो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर क्या हुआ है, वो काफ़ी बढ़ गया है। और ये गैप जो है इकोनॉमी के अंदर जो है क्या लेके आया है, इकोनॉमिक ड्यूअलिज्म लेके आया है। इसको नोट कर लें एक बार, इकोनॉमिक ड्यूअलिज्म। इकोनॉमिक ड्यूअलिज्म ये यही है कि जहाँ पे आपको दो तरह के जो है स्ट्रक्चर नज़र आएंगे। जो एक तो जो है काफ़ी डेवलप्ड होगा, हाई जो है एंड टेक्नोलॉजी को यूज़ करता होगा, मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ क्या करता होगा, काम करता होगा। ऐसे सेक्टर्स इकोनॉमी के अंदर अवेलेबल हैं। और एक ऐसा सेक्टर अवेलेबल है जो बैकवर्ड है, ट्रेडिशनल टेक्निक्स को यूज़ करता है, जो हज़ारों सालों से जो है लो प्रोडक्टिविटी के साथ काम करता था, आज भी लो प्रोडक्टिविटी के साथ ही काम करता है। तो इस तरह का ड्यूअलिज्म जो है इंडियन सिस्टम के अंदर जो है, इंडियन इकोनॉमी के अंदर क्रिएट हुआ है। अमीर और अमीर हो गया है, गरीब बहुत पीछे रह गया है। तो ये कुछ जो है दिक्कतें जो है ड्यू टू एलपीजी रिफॉर्म्स जो हैं इंडिया को फेस करनी पड़ी हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो आता है इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म। मतलब हम एक किस्म से दोबारा जो है एक गुलामी की तरफ जो है मूव कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी जो ग्रोथ है वो एक किस्म से एमएनसीज़ ने हाईजैक कर ली है, जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं। क्योंकि जब भी इकोनॉमी के अंदर आप जीडीपी का डाटा बताते हैं, जीडीपी की हम बात करें तो जीडीपी का मतलब है वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड इन इकोनॉमी बाय रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स। तो ये जो एमएनसीज़ हैं ये किस्म से हमारी नॉन रेजिडेंट्स हैं, और इन्होंने जो चीज़ें प्रोड्यूस की हैं तो वो सीधी सी बात है ये उन देशों से जो है बिलोंग करती हैं जिन देशों से ये एमएनसीज़ आई हैं। तो एक्चुअली वो इनकम उनकी है, हम तो सिर्फ शो करते हैं कि वो हमारी जीडीपी का पार्ट है। ठीक है जी। तो अगर रियल में जो है अगर हमें इन अपनी इनकम को कैलकुलेट करना है तो हमें नेशनल इनकम को जो है एनएनपी को जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा, एस्टिमेट करना पड़ेगा। और जब हम ऐसा करते हैं तो जो नॉन रेजिडेंट्स जो हैं हमारे, हम उनकी इनकम क्या करते हैं, माइनस करते हैं जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुई है। तो पता चलेगा हमारी जो है इनकम का अगर रेशियो लेके चलें तो कुछ ऐसा है 40-60, मतलब 60% के आसपास तो जो है एमएनसीज़ का ही प्रोडक्ट है, और 40% का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारा है। तो यहाँ पे हम ये मान के चल सकते हैं कि एमएनसीज़ एक किस्म से वो सुपर पावर हो चुकी हैं, और यहाँ तक कि वो एक किस्म से जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको भी क्या करने लगी हैं, वो एक किस्म से ग्रैब करने लगी हैं। एमएनसीज़ जो हैं वो रिसोर्स के मामले में इतनी ज़्यादा पावरफुल हैं
कि वो इंडियन जो इकोनॉमी को वो क्या कर सकती हैं, रिसोर्सेज को पूरे तरीके से जो है एक्सप्लॉइट कर सकती हैं। और उन्होंने करके दिखाया है। बहुत सी जो जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ थी, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी, उनको क्या कर लिया इन एमएनसीज़ ने टेक ओवर कर लिया है। और वो कंपनी जो हैं आज जो है एग्जिस्टेंस में नहीं है। हम अपने लैंड को, मिनरल्स को जो है इन एमएनसीज़ को बेच चुके हैं। ये जो है एक दिक्कत जो है हमारे सामने आई है ड्यू टू एलपीजी रिफॉर्म्स। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो आता है स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, कि भाई कंज्यूमरिज्म की अगर हम बात करें तो एक किस्म से कंज्यूमर के लिए जो है चीज़ें क्या की गई हैं, प्रोड्यूस की गई हैं। या यहाँ पे इसको बदल के हम ये कह सकते हैं कि कंज्यूमर्स को क्या किया है, एक किस्म से मोटिवेट किया है कि वो हर तरह की वो चीज़ें परचेज़ कर ले, चाहे उसको ज़रूरत है चाहे ज़रूरत नहीं है। तो मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से बदल दिया गया है ड्यू टू एलपीजी रिफॉर्म्स, कि कंज्यूमर क्या किए जा रहे हैं, वो उनका जो है मेंटली जो सिचुएशन है उनको चेंज किया जा रहा है। और वो उन चीज़ों के लिए भी जो है उनको मोटिवेट किया जाता है, एक किस्म से गाइडेड किया जाता है जिन चीज़ों की उनको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरीके से जो है रिसोर्सेज का जो है अननेसेसरी जो है वेस्टेज बढ़ा है। जो हम पहले कह रहे थे मैनेजमेंट अच्छा होगा, एफिशिएंट यूज़ होगा, वही चीज़ें प्रोड्यूस होगी जो कंज्यूमर को चाहिए। लेकिन जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं वो कुछ भी प्रोड्यूस हो रही हैं, कंज्यूमर को मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा है कि ये चीज़ें आपकी जो है लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसको परचेज कर लीजिए। खासतौर से कॉस्मेटिक्स की और फैशन की अगर हम बात करें तो ये वो चीज़ें हैं जो अननेसेसरी जो क्या करती हैं, जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज को क्या करती हैं, एक्सप्लॉइट करती हैं, यूज़ करती हैं। और कंज्यूमर्स उनको क्या करता है, अंधाधुंध परचेज करता है। ये पॉइंट इस तरफ भी इंडिकेट करता है कि शायद जो इंडियन सोसाइटी है वो क्या करती है, वेस्टर्न जो कल्चर है उसको अडेप्ट करने लगी है। और एक किस्म से जो स्पेंडिंग का जो पैटर्न है वो हमने क्या किया है, वेस्टर्न जो कंट्रीज उनको फॉलो कर लिया है। और वो पैटर्न क्या है कि उधार लो और खर्च करो। तो अब जो है एक किस्म से ऐसा है कि जो जहाँ पे इंडियन इकोनॉमी पहले ये सोचती थी कि सेव करके पैसा खर्च करेंगे, अब दिमाग में ये डाल दिया गया है कि उधार लेके बोरो करके क्या किया जा सकता है, पैसा खर्च किया जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन जो है एक किस्म से इकोनॉमी के अंदर क्या है, अनरेस्ट जो है लोगों के अंदर वो पैदा कर रही है। क्योंकि बोरोइंग जो है वो एक किस्म से लाइबिलिटी है जो आज नहीं तो कल क्या करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी। और वो बोरो आपने करके पैसा कहाँ खर्च कर दिया है, एक किस्म से ऐसी चीज़ों पे खर्च कर दिया है जो आपको शॉर्ट टर्म के लिए क्या कर सकते थे, सिर्फ गेन प्रोवाइड कर सकते थे। आपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है ये चीज़ें जो है पैसा खर्च नहीं किया। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट बात करते हैं तो वो आता है हमारे सामने लोप साइडेड ग्रोथ प्रोसेस। तो लोप साइडेड ग्रोथ प्रोसेस की अगर हम बात करें तो जो हमारा टारगेट था रिफॉर्म से पहले, 1991 से पहले, वो ये था कि जो है हमारी जो ग्रोथ है वो क्या होनी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए। सोसाइटी का हर सेक्शन क्या करे, इसके अंदर कंट्रीब्यूट करे, हर सेक्टर कंट्रीब्यूट करे, हर रीजन जो है कंट्रीब्यूट करे, जो हम इन पॉलिसीज़ की वजह से जो है अचीव नहीं कर पाए हैं। अभी जो है हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, इकोनॉमिक ड्यूअलिज्म की हम बात करते हैं, चाहे सोशल ड्यूअलिज्म की बात करें, तो ये सभी चीज़ें जो है इकोनॉमी के अंदर क्या होने लगी हैं, क्रिएट होने लगी हैं। तो ग्रोथ उसी की हो रही है जो पहले से ही जो है एक बेटर सिचुएशन में है। और वो लोग जो पहले नहीं थे अच्छी सिचुएशन के अंदर, वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। अगर इंडस्ट्रीज़ के मामले में भी देखें तो एक किस्म से ये जो ग्रोथ है ये आईटी सेक्टर बेस्ड ग्रोथ है। आईटी एरिया में ही हम क्या करें, ग्रोथ करें हैं। एक बार आईटी को माइनस कर दीजिए तो आपको पता लगेगा कि हमारा जो देश का जो मैक्सिमम जो काम है वो आज भी जो है उसी ओल्ड मेथड और ओल्ड टेक्निक से हम जो है चीज़ें क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आईटी सेक्टर की अगर हम बात करें तो ये क्यों, क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ पे डेवलप्ड नेशन को जो है एक किस्म से उनको चाहिए था ये एरिया इंडिया में डेवलप हो। और वो इसलिए क्योंकि हम शायद जो है उनको क्या कर सकते थे, बेटर जो है सर्विसेज दे सकते थे। और ये एक किस्म से पार्ट है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ का भी। इंडस्ट्री की सारी एक्टिविटी एक जगह ना करके अलग अलग देशों में जो है क्या कर ली जाए, जहाँ पे जो चीज़ें सस्ती अवेलेबल हों क्या कर ली जाए, वहाँ से यूज़ करके प्रोडक्शन कर लिया जाए। तो इंडिया जो है इस एरिया में जो है वेस्ट चाहता था, डेवलप्ड नेशन चाहते थे कि हम इस एरिया में डेवलपमेंट लें और उन कंपनीज़ को क्या करें, प्रॉफिट जो है अर्न करके दें। तो यही वो एरिया है जो हम डेवलप कर पाए। इसके अलावा जो है चीज़ें जो है हम डेवलप नहीं कर पाए। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो हम बहुत पीछे रह गए भाई। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लास्ट है एक किस्म से डिमेरिट की बात करें तो वो है कल्चरल इरोजन की बात करेंगे। जो कल्चर जो है वो क्या हो गया है, धीरे धीरे जो है हमारा ख़त्म होता जा रहा है। और जिस संस्कृति के लिए हम जाने जाते थे, जिन वैल्यूज़ के लिए हम जाने जाते थे, वो वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। और हम क्या कर रहे हैं, एक किस्म से जो वेस्टर्न जो कल्चर है उसको हम क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। और इसका
रिज़ल्ट जो है, जो हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर्स है वहाँ पे आपको दिखाई देगा, जहाँ पे आप आज जो हम जो है वेस्टर्न कल्चर के जो है अंडर आके ये मानते हैं कि जो फैमिली जो है वो क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। हर व्यक्ति जो है इंडिपेंडेंटली जो है इकोनॉमिकली जो है अलग तरीके से ग्रोथ करना चाहता है। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लोगों ने जो है वो एक किस्म से लेनी कम कर दी है, और इसकी वजह से जो है फैमिली में जो अनरेस्ट आया है और परिवार जो है वो टूटने लगे हैं। लॉयल्टीज़ जो है लोगों की एक दूसरे के साथ जो है वो ख़त्म होने लगी है, और एक किस्म से जो करैक्टर की बात करते हैं वो करैक्टर जो है वो हम क्या करने लगे हैं, अपना धीरे धीरे खोने लगे हैं। तो ये क्या रहा है, इनकी ओवरऑल जो है क्या रही हैं, डीमेरिट्स रही हैं रिफॉर्म्स की। तो अगर हम ये कहें तो आउटवेट कर देंगे आने वाले टाइम में, मेरिट्स जो हैं वो कम हैं, डीमेरिट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। और इनको जो है आप क्या कर सकते हैं, हेडिंग्स के अंदर जो है क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। तो क्रिटिकल जो है एक किस्म से अप्रेजल आपसे लिया जाएगा, जहाँ पे आपको मेरिट भी बतानी पड़ेंगी और डीमेरिट भी बतानी पड़ेगी। साथ में जब भी क्रिटिकल अप्रेजल की बात की जाती है तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर मान लेते हैं डीमेरिट ज़्यादा है तो आपको करना क्या था, जाना किस रास्ते पे था। तो ये एक्चुअली सब्जेक्ट मैटर नहीं है ट्वेल्थ लेवल पे, लेकिन फिर भी जो है कुछ बेसिक पॉइंट्स को क्या किया जा सकता है, डिस्कस किया जा सकता है। तो सबसे पहला ये कि जब भी हमें रिफॉर्म्स जो है इंट्रोड्यूस करने थे, तो जो ये बिग प्लेयर्स हैं एक किस्म से, जो एमएनसीज़ हैं, हमें उनके सामने सरेंडर नहीं करना था, उनको हमारे तरीके से यूज़ करना था। तो यहाँ पे एक जो है गलती हुई है हमसे। तो अगर हम इसको कंट्रोल कर पाए, ये जो बड़े MNCs के जो मालिक हैं, ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इनको अगर हम जो है उसी डायरेक्शन में लेके आ पाए जो इकोनॉमी के लिए चाहिए, ज़रूरी है, तो शायद हमें जो है इन रिफॉर्म्स का जो है ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, चाहे हम एलपीजी जो है वो इंट्रोड्यूस करें, बाहर से इन्वेस्टमेंट आए उसको हम जो है एक किस्म से वेलकम करें, चाहे वो एफडीआई के टर्म में आए, चाहे वो एफआईआई के टर्म में आए, लेकिन हमें किसी भी कीमत पे हमारे जो डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके इंटरेस्ट को जो है वो जो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अगर हम डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते रहे, तो आप ये मान लें कि जो इकोनॉमिक जो कॉलोनिज़म है वो बड़ा स्पीड से आएगा, और जो हिंदुस्तान है वो दोबारा से जो है एक नई तरह की गुलामी के अंदर वो चला जाएगा। क्योंकि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को हमें मोटिवेट करना है, और वो तभी होगा जब बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आता है वो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स की कॉस्ट पे ना आए। तो ये चीज़ें जो है क्या की जानी चाहिए थी, ध्यान देनी चाहिए थी। तो आगे जब भी रिसोर्सेज को आगे बढ़ाया जाएगा तो इन चीज़ों को फोकस किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो आता है नॉट टू बिकम इकोनॉमिकली सबसर्वेंट ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। मतलब हमें जो है जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं उनका गुलाम नहीं बनना है, उनके अंदर नहीं आना है। हमें अपने जो है इंटरेस्ट को ऊपर रखना है, हमें अपने टारगेट्स को जो है आगे रखना है, हमें अपनी नीड्स को समझना है। ये नहीं कि मल्टीनेशनल कंपनी जैसा भी हमें चाहेंगी वैसा जो है वो हमें क्या कर देंगी, डायरेक्ट कर देंगी। तो अगर हम इस चीज़ को जो है कंट्रोल करके चले गए तो शायद हमें क्या मिल सकता है, बेनिफिट मिल सकता है इन रिफॉर्म्स का। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे सामने आता है वो आता है कि जो एफडीआई जो हम जो है इनवाइट करना चाहते हैं, जो देश में एफडीआई आएगा, वो जो है वो सिर्फ किस में आए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आए, वो रिटेल ट्रेडिंग के अंदर ना आए। जैसे फास्ट फूड हैं उनको प्रोड्यूस ना करे, या जैसे केएफसी की बात करते हैं, डोमिनोज़ की बात करते हैं, इस तरह का जो है इन्वेस्टमेंट हमें नहीं चाहिए एफडीआई के थ्रू। हमें जो एफडीआई को अगर पूरा जो है एक्सप्लॉइट करना है, यूज़ करना है, जैसे चाइना ने करके दिखाया था, तो हम उनके सामने जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखें कि वो क्या करेंगे, वो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, वो इकोनॉमी को कैपिटल जो है सफिशिएंट कंट्री जो है वो बनाएंगे, न्यू टेक्निक को लेके आएंगे, न्यू मेथड्स जो है वो क्या करेंगे, लोगों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो अगर हम इस तरीके से कर पाए तो शायद जो है हम जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं उनका क्या कर पाएंगे, मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएंगे। तो आज का जो वीडियो है बस वो यहीं तक। यहाँ पे 3 चीज़ें हमने डिस्कस की है कि एक तो मेरिट्स के बारे में, दूसरा डीमेरिट्स, और तीसरा जो है किस रास्ते पे हमें जाना चाहिए, क्या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको हमें फोकस करना है, तभी हम क्या कर सकते हैं एलपीजी जो है जो पॉलिसीज़ हैं उनसे जो है क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू।